Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today in this lecture of English we will do fourth unit of Hornbill book Landscape of the Soul written by Nathalie Trovere. In this chapter बेसिकली जो नेथलीज हैं जो हैं उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है ना, हमें बताया डिफ्रेंशिएट किया है चाइनीज़ पेंटिंग्स में और चाइनीज़ आर्ट में और यूरोपियन आर्ट में। तो चाइनीज़ पेंटिंग्स और यूरोपियन पेंटिंग्स किस तरीके से उनको ड्रॉ किया जाता था और है, और उनका मोटिव क्या होता है ना, क्या चीज़ उनमें एक्सप्रेस की जाती है, दोनों ही चीज़ें जो हैं इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस पर, और हमारे यूनिवर्स के बारे में भी थोड़ा इसमें डिस्कस किया गया है कि यूनिवर्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इट इज़ क्वाइट समटाइम डिफ़िकल्ट स्टोरी है ना, आपको मे भी लगे ऐसा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ है ना, स्टोरी में इंटरेस्ट के साथ स्टोरी को रीड करोगे, 2-3 बार रीड करोगे तो क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट line to line explanation of this story. Before start of the explanation of this chapter, let's discuss something about the author. Nathalie Trovere is an art historian who translated City of Digging, a book of William Dalrymple. She has done her masters in the history of art and archaeology specialization in Japanese art from the Catholic University of Leuven in Belgium. She is an accomplished translator, a catalogs and art book from Dutch into different European language. तो वो जो है वो एक हिस्ट्री की स्टूडेंट रही है ना, स्पेशली आर्ट हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। उन्होंने अपनी मास्टर्स जो है वो हिस्ट्री में कंप्लीट की है, वो भी आर्ट एंड आर्कियोलॉजी के वो स्पेशलिस्ट हैं। तो उनकी फील्ड से ही हमें लगता है कि ये स्टोरी जो है वो पूरी आर्ट के ऊपर बेस्ड है। उसमें बहुत सारे हमारे चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है इस चैप्टर में। तो ये बहुत क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डायोजी हु लिव्ड इन द 8th century। वू डायोजी जो हैं वो एक चाइनीज़ पेंटर थे। तो सबसे पहले चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बताया गया है। एशियन पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है ना, इस चीज़ के बारे में भी हमें इस स्टोरी में इस चीज़ के बारे में ही हमें इस स्टोरी में बताया गया है। तो सबसे पहले वो चाइनीज़ पेंटिंग से शुरू करते हैं। वू डायोजी जो एक चाइनीज़ पेंटर थे, उनकी स्टोरी है, 2 स्टोरी हमें यहाँ पर बताई गई हैं। वो चाइनीज़ पेंटर थे वू डायोजी जो हैं, और वो 8th century में हुए हैं, ये उनके बारे में एक स्टोरी है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्पेयर जुआंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। तो कमीशन क्या होता है? ऑफिशियली आस्क टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए ऑफिशियली है ना किसी को बोला जाए। लैंडस्केप, अ पेंटिंग ऑफ द कंट्री साइड एंड टेल, तो हमें पता ही है एंड इमेजिनेटिव स्टोरीज। तो जो राजा थे जुआंगसोंग, उन्होंने वू डायोजी को एक पेंटिंग बनाने के लिए बोला, क्योंकि वो अपनी पैलेस की वॉल जो है वो डेकोरेट करना चाहते थे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्पेयर कुड सी। मास्टर वू डायोजी, मास्टर हु इज़ मास्टर हेयर, वू डायोजी, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, एक सीनरी बनाई, पेंटिंग बनाई और उसको एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। सिर्फ राजा ही जो है वो इस पेंटिंग को देख सकता था। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पेयर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky. Immense meaning huge, sky, man on helipads, birds in flight. तो ये बताया गया कि पेंटिंग के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दर्शाई हुई थी। क्या था?
फॉरेस्ट थे, जंगल, हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वाटरफॉल्स थे, है ना, क्लाउड्स थे, बादल बनाए हुए थे जो कि फ्लोट कर रहे थे स्काई में। आदमी जो है वो हिली पथ्स पे चल रहे थे और बर्ड्स जो है वो भी आसमान में उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। क्लियर? लुक सर, said the wood oasis to his emperor, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwell means lives or stay a spirit। तो वुड ओएसिस ने बोला कि सर, ये जो माउंटेन है, माउंटेन के पैरों में एक केव बनाई गई है ना, है ना, मतलब माउंटेन के नीचे जो है वो एक केव बनाई गई है और इस केव में जो है वो एक स्पिरिट, एक आत्मा जो है वो निवास करती है। द पेंटर क्लैप, उसके बाद उसने क्या किया, पेंटर ने क्लैपिंग की। हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और केव का एंट्रेंस जो गेट जो है वो ओपन हो गया। अब ये क्या है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे ऐसा हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये माइंड की क्रिएशन है। किसके माइंड की क्रिएशन है? वुड ओएसिस के माइंड की क्रिएशन। ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रहा है। और ये एक स्टोरी है, ये कितनी सही है या गलत है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये एक स्टोरी है, एक फोक टेल के जैसे है, जो चाइनीज़ एक फोक टेल जैसी है ना, स्टोरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि वुड ओएसिस ने अपने हैंड से क्लैपिंग की और वो एंट्रेंस गेट जो है केव का वो ओपन हो गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मीन्स वेरी इम्प्रेसिव और सुपर्ब, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। तो वुड ओएसिस ने क्या बोला कि सर, अंदर जो है, अंदर का जो दृश्य है, केव के अंदर का जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, स्प्लेंडेड है, जिसको वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। आप मेरे साथ चलिए तो मैं आपको अंदर का सीन जो है वो दिखाता हूँ। किसने कहा? वुड ओएसिस ने। किसको? अपने मास्टर को। मास्टर कौन है यहाँ पर? उसके राजा, एम्पेरर। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall। अब इससे पहले कि राजा को कुछ समझ में आता, क्या हुआ कि पेंटर जो है वो केव के अंदर गया, उसके पीछे ही वो गेट जो है बंद हो गया। इससे पहले कि राजा वहाँ से मूव कर पाते या उनको कुछ समझ में आता है, गेट जो है, केव का गेट जो है वो बंद हो गया और जो सीनरी वुड ओएसिस ने बनाई थी दीवार पे वो भी वहाँ से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड ओएसिस ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। ना तो कभी वुड ओएसिस का ब्रश और ब्रश का कोई साइन, है ना, देखने को मिला, ना ही आर्टिस्ट वुड ओएसिस जो हैं इस दुनिया में उसके बाद देखने को मिले। हमेशा के लिए जैसे वो गेट बंद हुआ था, तो वुड ओएसिस भी जो है वो गेट के साथ ही हमेशा से इस दुनिया से एक तरह से गायब हो गए। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये ऐसी स्टोरीज जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी की जो बुक्स हैं वो ऐसी स्टोरी से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल। डिसिपल क्या होता है? फॉलोअर और पुपिल, पुपिल और स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन। तो ये स्टोरी जो है वो क्या प्रोवाइड करती हैं, है ना, जैसे गुरु होते हैं, है ना, वो अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए इन स्टोरीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। बियॉन्ड द एनीडोट, एनीडोट अ शॉर्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन। क्लियर?
दे आर डीपली रिवेलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसी स्टोरी जो हैं वो सच्ची घटना या इंसान के बारे में ऐसी स्टोरीज हैं जो स्पिरिट की बात करती हैं, है ना, उसको जीवित चीज़ों को जो है वो एक तरह से ज़िंदा कर देती हैं। तो चाइना में जो स्पेशली एशिया में जो भी क्रिएशन की जाती है, वो स्पेशली आर्ट की जो क्रिएशन की जाती है वो अंतरात्मा की आवाज़ के ज़रिए की जाती है। जो उस क्रिएशन को करने वाला जो राइटर है या फिर जो वर्कमैन है वो ऐसा करता है कि जैसे वो चीज़ें रियल में हो रही हो, बट इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ, है ना, क्रिएटर्स माइंड। ये क्रिएटर के माइंड की क्रिएशंस होती हैं। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंट फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। ऐसी ही एक कहानी दूसरी है जिसमें एक पेंटर ने, है ना, एक ड्रैगन ड्रॉ किया था। उसने जानबूझकर ड्रैगन की आइस जो है वो ड्रॉ नहीं की थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने ड्रैगन की आइस जो है वो ड्रॉ कर दी तो वो वहाँ से फ्लाई कर जाएगा आउट ऑफ द पेंटिंग। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। फ्लैंडर क्या है? अ मेडिएवल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। अब राइटर जो हैं वो यहाँ पर, हमारे जो राइटर हैं वो यहाँ पर वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नेथली जो है वेस्टर्न पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लैंडर्स जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप में बना हुआ एक छोटी सी एक जगह का नाम है फ्लैंडर। क्लियर? एंड इट्स सिचुएटेड इन वेस्टर्न यूरोप। इन 15th सेंचुरी कि 15th सेंचुरी में एक एंटवर्प क्या है? बेल्जियम में एक सिटी है एंटवर्प, यू कैन सी हियर एंटवर्प। ओके। अ मास्टर ब्लैकस्मिथ called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter। तो एक ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम था क्विंटन मैथ्यूस, उनको एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। तो लेकिन वो पेंटर जो है ना, उस चीज़ को डिसलाइक करते थे कि उनकी बेटी जो है वो एक ब्लैक स्मिथ से शादी करेगी। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism. Realism क्या होता है? The quality of art that makes it seem real। कोई ऐसी चीज़ ड्रॉ करना है ना, या रियलिज्म क्या होता है? जैसे लगे कि ये सच में है। तो क्वेंटन ने क्या किया, वो चुपके से पेंटर के स्टूडियो में गए। उन्होंने एक फ्लाई, एक मक्खी जो है वो पेंट कर दी। किस चीज़ के ऊपर? जो लेटेस्ट पैनल था, जो पेंटर ने अभी लेटेस्ट में अपनी पेंटिंग बनाई थी, उसके ऊपर एक मक्खी क्रिएट कर दी। और ये इतनी रियलिस्टिक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई मक्खी जो है वो पेंटिंग के ऊपर बैठी हो। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट मीन्स हिट और क्रश समथिंग इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन्ड। मास्टर जो है वो पेंटर जो है, इससे पहले कि वो मक्खी को वहाँ से उड़ाते, है ना, या हिट करते, उनको रियलाइज़ हुआ कि असल में ये मक्खी नहीं है, ये क्या है? ये फ्लाई नहीं है, ये क्या है? ड्राइंग बनाई हुई है। किसके द्वारा? क्विंटन के द्वारा ये ड्रॉ की हुई चीज़ है जो बिल्कुल ही रियल लग रही थी। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन इम्प्रेंटिस क्या होता है? लर्नर और ट्रेनिंग स्टूडेंट इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो है वो क्विंटन जो है उस पेंटर के शागिर्द बन गए, है ना, स्टूडेंट बन गए। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन अ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। अब उन्होंने, क्विंटन ने जो है वो पेंटर की बेटी से ही शादी की और वो अपने टाइम के बहुत फेमस पेंटर
बने। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि क्या डिफरेंस है ना, वेस्टर्न पेंटिंग्स में और एशियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। कि वेस्टर्न में जो पेंटिंग की जाती है ना, स्पेशली यूरोप में, उसको समझने के लिए आपको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, है ना। वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, रियलिटी के नज़दीक होती हैं। जबकि जो एशिया में जो पेंटिंग, स्पेशली आर्ट ऑफ पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, वो आपको उसके लिए, उसको समझने के लिए पेंटर की आइस बोरो करने की वो बोरो नहीं करनी है। आपको क्या बोरो करना है, आपको दिमाग के अंदर घुसना पड़ेगा पेंटर के, आर्टिस्ट के, हाँ, तभी आप उसको समझ पाओगे। लेकिन जब यूरोप में जो पेंटिंग्स होती हैं, जो आर्ट होता है, वो रियलिटी के नज़दीक होता है। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. A perfect illusionistic likeness. Illusionistic likeness is an illusion created which resembles something real. In Europe, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, ये टू स्टोरीज हमें बताया गया है कि आर्ट जो है, हर जगह का आर्ट जो है वो क्या अचीव करना चाहता है, एशिया का आर्ट और यूरोप का आर्ट। तो यूरोप के आर्ट में क्या है कि ये सच्चाई के, रियलिटी के नज़दीक होती हैं। और एशियन आर्ट में क्या है, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। एशिया का क्या है, इनर स्पिरिट, इनर लाइफ और स्पिरिट के बारे में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कहाँ पर, एशियन आर्ट में, है ना। जैसे ये फ्लाई जो है वो एकदम क्लियर है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाओ डुएसी की पेंटिंग को देखने की कोशिश करें, है ना, समथिंग लाइक, ये उसकी रियल पेंटिंग नहीं है, वो तो एक स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर भी एक पेंटिंग है जो एशिया में बनी हुई है, इसमें बहुत सारे गैप हैं, है ना, बहुत सारी वैकेंट चीज़ें हैं जिनको रीडर मीन्स, है ना, देखने वाले, जिनको देखने वाले को अपने दिमाग से इसको फुलफ़िल करना है। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो इस आर्ट को देख रहा है, यूरोप में जो आर्ट बनाया जाता है, उस आर्ट को जो देख रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। यहाँ पर हम अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी चीज़ें इमेजिनेट कर सकते हैं। जैसे ये पहाड़ हैं, यहाँ पर वैकेंट प्लेस हैं, कौन लोग चल रहे होंगे, ये लोग चल रहे होंगे शायद, है ना, ये कौन होंगे। ये देखने वाला खुद को भी सोच सकता है कि ये मैं हो सकता हूँ, वो डायोजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लाई क्रिएट की गई है ना, क्विंटन के द्वारा, जिसमें पता है कि ये मक्खी है, इसमें और ज़्यादा, है ना, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इन द चाइनीज स्टोरी, द एम्पायर कमीशन ऑफ पेंटिंग एंड appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. यहाँ पर चाइनीज़ स्टोरी में क्या हुआ, राजा ने जो है ना, एक ऑर्डर पास किया एक पेंटर को कि वो आर्टिस्ट जो है वो एक पेंटिंग ड्रॉ करे पैलेस वॉल के लिए। लेकिन जो आर्टिस्ट था वही इसका रियल मीनिंग जानता था कि पेंटिंग में जो है वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। द एम्पायर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्योर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। अब क्या बताया गया है कि एम्पायर, राजा जो है, भले ही वो टेरिटरी पे राज कर सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ही जानता है वो जो टेरिटरी, कौन सी टेरिटरी, जो वू डायोजी ने बनाई थी, है ना, वो पहाड़, वो झरने। राजा उस पर राज तो कर सकता है, रूल तो कर सकता है, लेकिन उसमें एंटर कैसे होना है वो कौन जानता है, वो सिर्फ आर्टिस्ट ही जानता है, वो सिर्फ वू डायोजी ही जानता है, उसकी अपनी इनर स्पिरिट्स के साथ। लेट मी शो द वे, द डाओ। डाओ इज़ अ पथ और मेथड। डाओ का जो मीनिंग है पथ और मेथड। अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ और द मेथड एंड द माइस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसको हम डाओ के, है ना, कॉन्सेप्ट में
समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स जो है वो कैसे काम करता है। डाओइज़म के बारे में, डाओइज़म के कॉन्सेप्ट से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अ चाइनीज़ वर्ड, इट मीन्स, डाओ मीन्स पथ और मेथड, है ना। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। अब क्या हुआ, पेंटिंग जो है वो हमेशा के लिए गायब हो गई दीवार से, लेकिन आर्टिस्ट जो अचीव करना चाहते थे उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, है ना। यही चीज़ तो जो है, तो ये जो पेंटिंग थी और अचीवनेस जो था पेंटर का, वो किसी भी मटेरियल चीज़ से बहुत आगे का था, स्पिरिचुअल था। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative paintings. Figurative क्या होता है? Figurative painting shows people, animals and object as they really looks, है ना। figurative painting कौन सी होती है? Painting showing people, animals and objects as they really look। तो क्लासिकल, चाइनीज़ क्लासिकल लैंडस्केप, है ना, पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं उसमें इज़ नॉट मेन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, उसमें एक्चुअल व्यू रिप्रेजेंट नहीं किया जाता जैसे यहाँ पर किया गया। बहुत सारी चीज़ें वैकेंट छोड़ी गई हैं, बहुत सारे ब्लैंक्स यहाँ पर छोड़े गए हैं, जिसको किसको फुल करना है इसको, व्यूअर जो है वो अपने माइंड से, व्यूअर जो है वो अपने माइंड से इसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में जो पेंटिंग्स हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग्स हैं, जो चीज़ें रियल हैं उसी को पेंटिंग के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। क्लियर? वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब यहाँ पर हमें जो है एक यूरोपियन पेंटिंग जो है हम देखते हैं, दिस वन, तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है। तो यूरोपियन पेंटर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं कि आप उनकी आंखें जो हैं, है ना, पेंटर की आंखें बोरो करो, जिस स्पेसिफिक एंगल से पेंटर ने किसी चीज़ को देखा है उसी एंगल से आप भी उस चीज़ों को देखने की कोशिश करो, है ना। लेकिन चाइनीज़ पेंटर जो हैं वो ऐसा नहीं करते, उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको किसी सिंगल व्यू पॉइंट से समझा नहीं जा सकता। उसके लिए आपको क्या है, पेंटर के माइंड के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और आप अपने माइंड से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमेजिन कर सकते हो। उसमें इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप की जो पेंटिंग्स हैं उसमें इमेजिनेशन कम होती है, मतलब चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं। लेकिन एशिया में जो पेंटिंग्स हैं उसमें चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द Asian art of painting and Western Europe art of painting. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. अब यहाँ पर जो है चाइनीज़, है ना, हिस मीन्स चाइनीज़ जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, है ना, वो रियल वन नहीं है ना, सच्चाई के नज़दीक नहीं है। आप इसमें कहीं से भी एंटर हो सकते हो और इसमें ट्रैवल कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। तो आप अपने, उस आर्टिस्ट ने जो है आपको अपना तरीका दे दिया पेंटिंग को देखने का, आप ऊपर नीचे अपने तरीके से, है ना, अपने दिमाग के साथ जा सकते हो। देन बैक अगेन इन अ लग्जरियली मूवमेंट, और आप अपने तरीके से वापस आ सकते हो अपनी इच्छा से। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। अब ऐसी ही चीज़ें जो हैं, एक दूसरी तरह की पेंटिंग भी जो है वो स्पेशली चाइना में और एशिया में बनाई जाती हैं, जो ऐसे रोल की जाती हैं, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर। इसमें क्या है कि रोल की हुई पेंटिंग होती हैं, जैसे जैसे आप पेंटिंग को खोलते जाते हो वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाती हैं, एक के बाद दूसरा सीन जो है वो क्रिएट होता जाता है।
adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting, है ना। ग्रेजुअल सीक्वेंस में ये पेंटिंग बनी होती है, सीक्वेंस में, है ना। उसी जैसे जैसे हम इस रोल को ओपन करते जाते हैं तो पेंटिंग जो है वो क्लियर होती जाती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, है ना। व्यूअर की जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको चाइनीज़ आर्ट को समझना है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जिसको डिसाइड करना है कि उसको किस गति के साथ पेंटिंग में ट्रैवल करना है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकली एज वेल एज मेंटल, उसको फिजिकली भी और मेंटली भी जो है तो पेंटिंग के अंदर पूरी तरह से दाखिल होने की ज़रूरत होती है चाइनीज़ और एशियन पेंटिंग्स में, स्पेशली क्लासिकल पेंटिंग में, है ना। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते कि आप उनकी आँखों को बोरो करो पेंटिंग को समझने के लिए। वो क्या, जैसा कि यूरोप में होता है, वो क्या चाहते हैं, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप पेंटर के माइंड के अंदर दाखिल हो जाओ और आप अपने माइंड से भी पेंटिंग को जो है ना अनफोल्ड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, लैंडस्केप जो है वो इनर वन है। उसमें एक स्पिरिट है, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, कंसेप्चुअल स्पेस रिलेशन टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये बिल्कुल ऑपोजिट है यूरोपियन पेंटिंग से। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड इन शेंशुई literary mountain water which used together represent the word landscape। अब यह शेंशुई वर्ड जो है इसी जो जिसका मीनिंग है माउंटेन वाटर, है ना, जो रिप्रेजेंट करता है किस वर्ड को, लैंडस्केप को। लैंडस्केप क्या, जब हम है ना पेंटिंग करना शुरू करते हैं बचपन में तो हम क्या बनाते हैं, ऐसे माउंटेन्स बनाते हैं सबसे पहले, है ना, फिर एक रिवर फ्लो करते हैं। सो इट इज़ बेसिक। उसके बाद हम और क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी हट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है एक लैंडस्केप का। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। इसी दो यहाँ पर जो हैं दो एलिमेंट्स हैं, है ना, एक इमेज के क्या है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं। यही जो दो पोल हैं वो डायोसिम को रिफ्लेक्ट करते हैं यूनिवर्स के, यूनिवर्स जो है वो कैसे काम करता है। द माउंटेन इज़ यांग, चाइनीज़ में जो है माउंटेन उसमें यांग और यिन, यांग और यिन ये दो वर्ड से जो हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाने की कोशिश की गई है यूनिवर्स का, डायोसिम के यूनिवर्स का। द माउंटेन इज़ यांग, माउंटेन को यांग बोला गया है। जैसे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, रीचिंग वर्टिकली, है ना, ये वर्टिकली हैं, टूवर्ड्स हेवन, ये आसमान के ऊपर जा रहे हैं जिसको हम हेवन भी बोलते हैं। स्टेबल, ये स्टेबल हैं, वार्म हैं, गर्म हैं, एंड ड्राई हैं, सूखे हैं। इन द सन, और है ना सनलाइट में ये सूखे हैं। वाइल द वाटर इज़ यिन, और वाटर को जो है वो यिन बोला गया है, ये हॉरिजॉन्टल है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे रेस्ट करता है, मतलब अर्थ के ऊपर है। फ्लूइड, और ये लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्ट है। एंड कूल, है ना, और ये कूल है। तो इट इज़ अ concept of Daoism. The interaction of yin, the respective feminine, yin जो है वो feminine है, जो एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको यूनिवर्सल एनर्जी भी बोला गया है, एंड इट्स काउंटरपार्ट यांग, और उसका दूसरा पार्ट जो है यांग जिसको बोला गया है वो एक्टिव है और वो मैस्कुलिन है ना, वो मेल है। इज़ ऑफ कोर्स द फंडामेंटल नोशन ऑफ द डायोजिम, और यही जो चीज़ें हैं वो डायोजिम का फंडामेंटल नोशन है। अब ये क्या है, ये यिन और यांग, ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर जो खाली स्पेस है ना, वहाँ पर हमें मिलते हैं।
ये इनका ये मीटिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है इनका मीटिंग पॉइंट है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place। और इनका मिडल वॉइस जो है उसका जो मिड है ना, void मीन्स एम्प्टी स्पेस। तो जहाँ पर जो ये इन दोनों का यिन और यांग का इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है, मिडल वॉइड। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम। और इसको एक हमारी जो योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम है उससे भी समझा जा सकता है। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, ब्रेथ इन, रिटेन, ब्रेथ आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड। वॉइड मीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया, वॉइड मीन्स एम्प्टी वैकेंट वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, है ना। वॉइड वो जगह है यहाँ पर यिन और यांग जो है उनका जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पर वो मिलते हैं, है ना। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। जो मिडल वॉइड जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर वो ना हो तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज़ लैंडस्केप। और यही जो है वो चाइनीज़ लैंडस्केप में जो वाइट चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, उतना ही रोल उस चीज़ का है। जितना वाइट का इसेंशियल है ना, उतनी ही इसेंशियल यहाँ पर जो है ना वाइट स्पेस जो छोड़ी गई है, उतना ही इसेंशियल यहाँ पर वाइट स्पेस है जो अनपेंट है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यहीं से हमें पता चलता है कि मैन का रोल क्या है इस यूनिवर्स में, है ना। क्योंकि उसी को जो है सारी चीज़ों को समझकर और आगे एक्सप्लेन करना है और उसको इंटरेक्ट करना है किसके साथ, हमारे नेचर के साथ। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडक्यूट मीन्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हेवन यहाँ पर किस चीज़ से लिया गया है, हमारे नेचर से, है ना। तो मैन जो है वो धरती हमारे नेचर का जो एक कम्युनिकेशन का एक चैनल है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के दो पोल हैं, यांग और यिन। यांग और यिन दो पॉइंट हैं। वॉइड क्या है, वॉइड मैन जो है वो वॉइड का एम्प्टी स्पेस का रोल जो है वो प्ले करता है। His presence is essential even if it's only suggested, far from being lost or oppressed. Oppressed means worried by the lofty. Lofty means high peaks. He is in Francisco Ching's wonderful expression, the eye of landscape, है ना। उसकी जो एसेंशियलिटी है, फ्रैंकोइस चैंग ने जो है इसको आई ऑफ द लैंडस्केप भी बोला है। आई ऑफ लैंडस्केप कौन है, मैन ही है, क्योंकि उसको ही सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है, समझना है और आगे उसको पास आउट करना है और एक्सप्रेस करना है। तो मैन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर, ये थी हमारी स्टोरी। एक और दूसरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जो कि बृंदा सूरी द्वारा लिखा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था 18 अगस्त 2005 को। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुवट वोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s, the art of the untrained visionary was a minority interest. From its almost world beginning, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in the counterpart art internationally. ब्रूट आर्ट ब्रूट क्या है, रॉ आर्ट, है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं रॉ आर्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, जिन्होंने आर्ट की कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं ली होती, लेकिन फिर भी, है ना, वो कुछ ऐसी
चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जो बहुत मायने रखती हैं और वो बहुत अलग होती हैं और एक अलग पहचान अपनी बना लेते हैं। ये कौन से ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के आर्टिस्ट होते हैं। पहले इनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। इन आर्टिस्ट को ऐसा भी बोला जाता है कि वो कोई फॉर्मल आर्टिस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली होती। गेट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, लेकिन उनका टैलेंट जो है जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्रिएशन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड हो जाती है। देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। ऐसे तो स्पेशल जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी इस चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाते जैसे कि ये आर्टिस्ट कर देते हैं। अराउंड द टाइम डुबुफिट was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। तो वो पैराडाइज क्या है, किसने बनाया? वो पैराडाइज जो है वो नेक चंद ने बनाया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। तो नेक चंद ने जो है एक जंगल का छोटा सा एक एरिया था जहाँ पर एक गार्डन बनाना शुरू किया उन्होंने स्टोन्स को रिसाइकल करके, और जो गार्बेज वहाँ पर फेंका जाता है, कचरा वहाँ पर फेंका जाता था, उसको ही रिसाइकल करके रॉक गार्डन जो है बनाया, जो आज वर्ल्ड फेमस है। Its 80 years old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। और ये आज आउटसाइडर आर्ट के एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं नेक चंद जो हैं इंडिया में। द 50th issue स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विज़न आ यूके बेस्ड मैगजीन, रॉ विज़न जो है यूके बेस्ड मैगजीन है। इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेक चंद एंड हिज रॉक गार्डन्स कल्चर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर। और उसने अपनी एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर पेज पे जो नेक चंद का जो गार्डन है ना, स्पेशली वो वुमेन और जो वाटरफॉल नेक चंद ने जो बनाया था कचरे से, उसको पब्लिश किया है अपने कवर पेज के ऊपर। द नोशन ऑफ आर्ट और रॉ आर्ट वॉज वर्क that were in their raw state as regard cultural and artistic influence। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something नेक चंद has taken to dizzying heights। तो नेक चंद को जो भी चीज़ें मिली है ना, भले ही वो टिन का डब्बा हो, सिंक, ब्रोकन डाउन कार टूटी हुई कार हो, तो सबसे उन्होंने जो है क्या किया, उसको यूज़ करके उससे एक बढ़िया क्रिएशन बनाने की कोशिश की। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। द 5 months इंटरेक्टिव शो रियलम ऑफ नेक चंद बिगिनिंग अक्टूबर will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy। तो उनकी आर्ट को एक आउटस्टैंडिंग आर्ट माना गया और उसको यूनेस्को ने भी जो है, यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है उसने भी उसको सराहा, जिससे उन्होंने रियलम ऑफ नेक चंद नाम से एक सेमिनार जो है वो हेल्ड किया अक्टूबर में, जो अलग अलग देशों में स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में किया गया। The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेक चंद से। नेक चंद ने क्या बोला कि लोग मेरी क्रिएशन को देखने के लिए आते हैं और वो एंजॉय करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। क्लियर? सो स्टूडेंट, थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आई होप अगर आप 1-2 बार जो है वो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे
तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये मैंने कुछ है ना प्रिसाइज करके लिखा है चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से एक बार रिकैप्चुलेट करवा पाऊँ। द राइटर ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द सोल कॉन्ट्रास्ट यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज़ आर्ट यूजिंग 2 स्टोरीज। उन्होंने कॉन्ट्रास्ट है ना बताया है 2 स्टोरीज़ के बारे में, चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बारे में हमें बताया। द फर्स्ट स्टोरी इज एज फॉलो। द एम्पायर कमीशन द पेंटर वू डायोजी टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। वू डायोजी को है ना एक पेंटिंग बनाने के लिए एम्पायर ने कहा। When the emperor admired his work, the painter drew his attention towards the cave and then he clapped his hand and entered that cave. I think clear to you कि पेंटर ने जो है वो क्लैपिंग किया और वो केव के अंदर चला गया। बिफोर द एम्परर कुड मूव, इससे पहले कि एम्परर मूव करता था, पेंटर वैनिस्ड विद द पेंटिंग। पेंटर जो है अपनी पेंटिंग के साथ वो दीवार से गायब हो चुका था। सेकेंडली द ऑथर स्टेट्स अ स्टोरी ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। दूसरी स्टोरी जो है वो वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में है, जिसमें एक मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है वो एक पेंटर की डॉटर के साथ है ना वो डॉटर को प्यार करता है और उनसे शादी करना चाहता है। हर फादर डिड नॉट एक्सेप्ट हिम, उनके फादर जो हैं जो पेंटर हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। For the expectants as a son-in-law, Quentin paint a fly on the painter's latest panel। इस चीज़ को अपनी बात को मनवाने के लिए क्विंटन जो है पेंटर ने जो लेटेस्ट पैनल बनाया था उस पर एक मक्खी ड्रॉ कर देता है। When the painter tried to sweep it away, जब पेंटर जो है ये मक्खी को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये मक्खी नहीं है ना, ये सच में मक्खी नहीं है, इट इज़ अ पेंटिंग। क्विंटन वॉज परमिटेड टू मैरी हिज बिलव। बोथ दिस स्टोरीज टोल्ड अस what each painter tried to achieve. The European artist want to borrow his eyes and look at the particular landscape in the exact way he saw it, whereas the Chinese artist does not want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind। तो यूरोपियन पेंटर जो चाहते हैं कि वो आप चीज़ों को जैसा पेंटर देखता है उनके नज़रिए से ही देखो, लेकिन चाइनीज़ आर्टिस्ट जो हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको उनकी आंखें बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या होगा, आपको पेंटर के दिमाग के अंदर घुसना पड़ेगा अगर आपको उनकी क्रिएशन को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।